ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। सब लोग नोट करो मेरे साथ, चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, और हिंदी में इसको नोट करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। इसके भी क्वेश्चंस हम एक साथ कर लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके क्वेश्चंस ना एक दिन 1-1 घंटे दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे। हरे कृष्णा दास आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है चले। तो इसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट पीसीएस हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, आजकल तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टीचिंग वाले सेगमेंट के लिए भी चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ एंडोक्राइन सिस्टम सिलेबस में, तो वो भी आपको, वो बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और इस चैप्टर के और डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस हम एक क्लास में लगाएंगे 1-1 घंटे में दोनों, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, मैं करवाऊंगी। क्लास का टाइमिंग क्या है? करमबीर धिंग बोल रहे हैं बेटा, क्लास की टाइमिंग है वो या तो होगी 12 से 1:30 में, और तब नहीं होगी तो 6:30 से 8 में होगी, ठीक है। मैम एंटी एसिड का केमिकल फॉर्मूला बता दे बेटा। खुशबू, एंटी एसिड में काम आता है बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, या बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है आप वो सही कर देना, ठीक है। चलो निखिल बोल रहे हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। निखिल देखो बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी आपको मैं इसका मीनिंग बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। अब कमेंट नहीं लूंगी आपका, अब सिर्फ मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि ऑर्गन्स का ग्रुप जिसमें एक जैसे काम होते हो। एंडोक्राइन को हिंदी से समझो अंतःस्रावी। अंतः का मतलब है हमारे शरीर के अंदर, श्रावी का मतलब होता है श्राव होने वाला। हमारी बॉडी में कोई इंटरनली अंदर ही हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, कुछ केमिकल्स बन रहे हैं हमारे बॉडी में। उन केमिकल्स को बनाने वाले ऑर्गन्स का, या ऑर्गन्स किससे बनते हैं बेटा, बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं, उत्तकों से बनते हैं। तो ऐसे टिश्यूज का ग्रुप या ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में क्या बनाता है बेटा, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उन ऑर्गन्स के ग्रुप को ही हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मैम इकोलाई बैक्टीरिया कौन से पार्ट में होता है? खुशबू लास्ट क्लास में देखो, इकोलाई बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, पढ़ा चुकी हूँ खुशबू बेटा, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम कि ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज, कभी कभी टिश्यूज भी लिखा हुआ होगा यहाँ पे डेफिनेशन, कि ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो हमारे बॉडी में इंटरनली कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है, कुछ रसायनों का निर्माण कर रहा है। अब वो रसायन क्या होते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस चीज को, एंडोक्राइन सिस्टम को एक बार साइड में रखो, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें नोट करवाती हूँ यहाँ पर। सुनो इस चैप्टर को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंड्स। ग्रंथियों से आप कब क्या समझते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रंथियों का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी ऑर्गन, या बेटा ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। टिश्यू का ग्रुप, भाई जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं, ग्रुप जुड़ जाता है तो ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। तो या तो मैंने बोला ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई अंग, या बेटा मैंने क्या बोला, ऐसा कोई टिश्यूज का ग्रुप, एक टिश्यू का ग्रुप बना हुआ है, एक उत्तकों का समूह बना हुआ है, जिनके द्वारा कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारे बॉडी में। अब वो केमिकल क्या क्या होते हैं, तो ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई टिश्यूज का ग्रुप जो क्या सिक्रीट करे, कोई केमिकल, या तो वो केमिकल किस फॉर्म में होगा, जूस की फॉर्म में, या होगा बेटा वो एंजाइम की फॉर्म में, एंजाइम, या वो क्या किसकी फॉर्म में होगा, वो होगा किसकी, हार्मोन की फॉर्म में। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप जो या तो जूस बनाए, या एंजाइम बनाए, या हार्मोन बनाए। तो उस ऑर्गन को हम ऑर्गन टिश्यूज का ग्रुप तो बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में हम उसको ग्लैंड का नाम भी देंगे, उसको हम ग्रंथि का नाम भी देंगे। तो ग्रंथि, कभी भी आपसे कोई बोले कि भाई ग्रंथि क्या होती है, आप बताओगे जो कोई केमिकल चीज सिक्रीट करे। वो केमिकल चीज क्या क्या हो सकती है, जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या नोट करना है, नेक्स्ट पॉइंट में नोट करना है कि अगर कोई भी ऐसा ग्लैंड या कोई ऐसा ऑर्गन जो जूस और एंजाइम बनाता है, क्योंकि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया है,
और मैंने वहां पर बताया था कि जूस और एंजाइम क्या करवाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। याद है आपको, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, सुक्रेज सब करवा चुकी हूँ, एंजाइम्स करवा चुकी हूँ, है ना। तो जूस और एंजाइम बनाने वाले ग्रंथियों को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन को बोलते हैं हम बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। और जो हार्मोन बनाती हैं उनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तुम लोग सोच रहे होंगे मैम क्या पढ़ा रही हैं, मैं कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ, तब हम चैप्टर पे चलेंगे। मैंने कहा कि हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां हैं क्या, वो ऑर्गन ही है या टिश्यूज का ग्रुप है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म करती हैं। अब उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, या तो वो जूस बनाएंगी, या वो एंजाइम बनाएंगी, या वो हार्मोन बनाएंगी। इन तीनों चीज में से एक चीज तो बनना ही बनना है, तो उसको हम ग्रंथि बोलेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी ग्लैंड, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाती है, रस या एंजाइम बनाए, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसे हम बहिश्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अब इसको बहिश्रावी क्यों बोलते हैं, बहि का मतलब है बाहर। कोई ऐसी एक ग्लैंड है, यहां पर है, इसने कोई भी केमिकल चीज सिक्रीट की, चाहे जूस एंजाइम बनाया, इसने बनाकर बाहर निकाल दिया, अपने पास नहीं रखा, यहां से इसने बाहर डाल दिया, तो ऐसी ग्लैंड को हम बहिश्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं हार्मोन बनाने वाली। हार्मोन बनाने वाली कौन सी है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, वो ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाए, पॉइंट नंबर 1। और अंतःस्रावी मतलब बनाकर अंदर ही डाल देती हैं, ये बनाकर किसी और ऑर्गन में नहीं रखेंगी, अपने पास रख लेंगी, या ये अपने हार्मोन को कहां पर डाल देंगी, ब्लड के अंदर, खून के अंदर डाल देती हैं। आप जानते हैं ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या है बेटा कि हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन, हार्मोन कहाँ मिले हुए होते हैं, तो बताओगे हार्मोन खून के अंदर ही मिलते हैं। जैसे मान लो एक ग्रंथि यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसने अपना हार्मोन बनाया, खून में डाल दिया, इसने अपना बनाया, खून में डाल दिया, इसने अपना बनाया, खून में डाल दिया। तो याद रखिएगा, कोई ऐसा ग्लैंड जो जूस एंजाइम बनाकर और उसे बाहर ट्रांसफर कर दे, किसी अदर ऑर्गन में ट्रांसफर कर दे, उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। जो बनाकर अपने पास रखे और या फिर खून में ट्रांसफर कर दे, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है इंट्रोडक्शन, कुछ मैं आपको यहां पर और चीजें बताने वाली हूं यहां पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले नोट करना है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। क्योंकि इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो इनका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो या तो होगा जूस, जूस को हम हिंदी में रस बोलेंगे, या उस जूस के अंदर एंजाइम हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी ग्रंथि जो जूस एंजाइम बनाएगी वो एक्सोक्राइन है। शॉर्ट फॉर्म में एक्सो बोल लो, एक्सो है वो। लेकिन अब बनाकर मैंने बोला कि मान लो यहां पर कोई एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसने क्या बनाया, यहां से जूस एंजाइम बनाया। अब क्या करेगी, ये सिक्रेशन बाहर ट्रांसफर करेगी, लेकिन ये सिक्रेशन किसके थ्रू करेगी बेटा, इसके पास पतली पतली ऐसी डक्ट होती है, ऐसी नलियां होती हैं, इन ग्रंथियों के पास नलियां होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डक्ट ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है। आप सोचोगे मैम ने डक्ट ग्लैंड तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन आप उस टाइम ये भूल गए कि मैम ने ये कहा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास पतली पतली वेसल्स होती हैं, पतले पतले पाइप होते हैं, और इन पाइप के थ्रू ऐसे अपना सिक्रेशन ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनको हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि किस प्रकार की ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, आप बताएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्ट ग्लैंड की कैटेगरी में भी रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये कितनी होती हैं हमारे बॉडी में। जरा इनके नाम लिखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड आती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और हिंदी में बोलेंगे हम इसको लारिये ग्रंथि।
आपको मेरी क्लास अच्छे से याद होगी, मैंने कहा था सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है? सलाइवा। सलाइवा का मतलब क्या होता है? लार। और बच्चों बहुत अच्छे से बताया था कि लार में क्या होते हैं? एंजाइम। तो मुझे बताओ एंजाइम बनाने वाली कौन सी होगी? एक्सो। तो मुझे ये बताओ कि सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का एग्जाम्पल हुआ या नहीं? यस मैम हुआ। ठीक है, दूसरा चलो, दूसरा आता है बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल स्वेटिंग ग्लैंड। दूसरा एग्जाम्पल आता है स्वेटिंग ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं पसीने बनाने वाली। पसीना, आपका जो स्वेट है, पसीना बनाने वाला। अब बेटा मैंने पसीना बनाने वाला यहाँ क्यों लिखा? पसीना बनता कहाँ है? शरीर के अंदर। निकलता कहाँ है? बाहर। तो अभी तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो अपने सिक्रेशन को बाहर दे दे, या तो अपने से बाहर किसी अदर ऑर्गन में देगी, या हो सकता है वो बॉडी से ही बाहर निकाल दे उसे। या तो मान लो कि जैसे लीवर ने अपना बाइल जूस कहाँ ट्रांसफर किया था? याद करो, छोटी आंत में। तो लीवर ऑर्गन, छोटी आंत ऑर्गन, या तो एक ऑर्गन बना के दूसरे ऑर्गन में डाल देगा, या होगा कि वो अपना सिक्रेशन शरीर से बाहर दे देगा। जैसे पसीना, पसीना बना कहाँ? अंदर। निकला कहाँ? बाहर। और स्वेटिंग ग्लैंड को एक नाम और दिया जाता है, इनको नाम देते हैं सबासियस ग्लैंड। सबासियस ग्रंथि भी कोई पूछे ना आपसे तो इन्हीं का नाम होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्वेटिंग ग्लैंड का लोकेशन का क्या है, कहाँ पाई जाती है स्वेटिंग ग्लैंड? तो स्वेटिंग ग्लैंड जहां जहां आपकी स्किन है वहां वहां पसीना निकलता है। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग लाली। क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा? 6:30 स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड पसीना बनाने वाली ग्रंथियां, या इन्हीं को हम बोलते हैं सबासियस ग्लैंड। बेटा कहाँ होती है? स्किन में, त्वचा में, हमारी स्किन में, जहां जहां स्किन है। लेकिन बेटा एक बार ना एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा स्वेटिंग ग्लैंड होती है? सबसे इजीली पसीना कहाँ आता है आपको? हथेलियों में। याद रखना, हमारे हथेलियों में हजारों में स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। तो हमारी जो पाल्म होती है ना, जो हथेली, इसकी जो स्किन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्वेटिंग ग्लैंड होती है। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल आता है यहाँ पे लीवर, और लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। बेटा लीवर यहाँ क्यों लिखा? याद करो, लीवर ने क्या बनाया था? बाइल जूस। और बाइल जूस बनाने वाली ग्लैंड कौन सी होगी? एक्सो। तो लीवर इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और लीवर ने बना के कहां डाल दिया था? छोटी आंत में। तो ये भी डेफिनेशन सही है। और लीवर की लोकेशन पूछे कि लीवर कहाँ होता है, तो लीवर बेटा जहां होता है ना, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल वाला पार्ट। एब्डोमिनल वाला पार्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा। उदर गुहा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल का मतलब होता है बेटा जहां पर आपका चेस्ट वाला पार्ट खत्म होता है, जहां से पेट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं बेटा यहाँ पर किसका? नेक्स्ट लिखेंगे हम पैनक्रियास। अभी पैनक्रियास के बारे में हम एक पॉइंट आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, अभी आप यहाँ पर लिख लो। पैनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय। और पैनक्रियास कहाँ होता है? जहां लीवर होता है वहीं पैनक्रियास होता है। अब पैनक्रियास को यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि बेटा पैनक्रियास क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। और उस जूस में क्या होते हैं? एंजाइम। तो मैं बता चुकी हूँ जूस एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि कौन है? पैनक्रियास। लेकिन 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 मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास में बताया था कि पैनक्रियास हार्मोन भी बनाता है, लेकिन इस पॉइंट को भी होल्ड कर देंगे, बाद में आएंगे इस पे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल 5 नंबर पे आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। 5 नंबर पे यहां पर आएगी बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। अब बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ थी, याद है आपको? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है मैम स्टमक में, आपने बताया था पेट में। और पेट में क्या बनता है बेटा? पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है, और उस जूस में एंजाइम होते हैं, पैप्सिन, रैनिन, अगर आपको याद हो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आती है यहाँ पर टीयर ग्लैंड। और टीयर ग्लैंड का मतलब होता है अश्रु ग्रंथियां, जो आंसू बनाती हैं बेटा। आंसू कहाँ बनते हैं? आंख में। लेकिन निकलते कहाँ हैं आंसू जब आप रोते हैं? तो बाहर। तो आंसू बने अंदर, निकले बाहर। तो मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का। तो ये इसकी लोकेशन अच्छा, आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को साइंस में लक्राइमल ग्लैंड का नाम देते हैं हम। कौन सा? लक्राइमल ग्लैंड, या हिंदी में लैक्रिमल या लक्राइमल ही लिखा जाता है। लक्राइमल ग्रंथि यहाँ होती है, यहाँ पे 2-3 दोनों आंखों में। लोकेशन लिख दो, इन आई, आंखों में, आई में।
आंखों में। नेक्स्ट 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आप लिखोगे, 7 नंबर पे जो आएगी बेटा वो आती है मैमरी ग्लैंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैमरी ग्लैंड? मैमरी ग्लैंड होती है बेटा दूध बनाने वाली ग्रंथियां, जो दूध बनाती हैं। और ये सिर्फ किस में होती हैं? जो मैमल्स के फीमेल्स होती हैं, लड़कियों में ये होती हैं। जैसे माँ जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें दूध बनता है, उसके बाद उस दूध का इजेक्शन कहाँ होता है? बाहर। बट लड़का मतलब उसका बच्चा, उसका बेबी को पालने के लिए उसकी ग्रोथ के लिए वो अपना दूध का इजेक्शन कहाँ करती है? बाहर। दूध बना अंदर, निकला बाहर, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे हम? मैमरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये कहाँ होती हैं? ये चेस्ट वाले पार्ट में होती हैं, ठीक है। और ये मैमल्स का सबसे अच्छा करैक्टर होता है। कोई आपसे पूछे मैमल्स का सबसे अच्छा करैक्टर क्या है, आप क्या बताओगे? जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। उनमें क्या होती हैं? मैमरी ग्लैंड, दूध बनाने वाली ग्रंथियां। अब मेरे साथ ध्यान से एक बार फिर सुन लो कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। मैंने कहा कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड हैं जो बेटा डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को या तो बॉडी से बाहर डाल देंगी या किसी अदर ऑर्गन में ट्रांसफर कर देंगी। उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उनको हम बहिश्रावी ग्रंथियों की कैटेगरी में रखते हैं। अब कौन कौन सी? एक नंबर पे आई थी सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ होती है? मुंह में, पढ़ा चुकी हूँ, 3 टाइप की होती हैं। दूसरी स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना बनाने वाली। तीसरा लीवर जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। चौथा पैनक्रियास। पांचवा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेट में होती हैं। छठी टीयर ग्लैंड जो आंसू बनाती हैं। एंड सातवीं मैमरी ग्लैंड्स। दे ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे ऑल आर एक्सोक्राइन, ठीक है। हो गया बात। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। अब बेटा आपका सिस्टम यहां से स्टार्ट होगा, चैप्टर आपका अब स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे पहले बेसिक चीजें बतानी पड़ी आपको। अच्छा, एक पॉइंट और सुनना बेटा, कभी कभी ना यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। इन 7 में से क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इन 7 में से सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि, मतलब इन सब में वेट में या उसकी लेंथ में, इन सब में हैवी कौन सी होगी? तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है बेटा, इसका नाम है लीवर। लीवर पढ़ा चुकी हूँ, अप्रोक्स 1.6 to 1.7 किलोग्राम का होता है। एंड लीवर इज द इंटरनल हैवीएस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन। और लीवर ग्रंथि है क्योंकि लीवर जूस बनाता है। तो लीवर इन सब में सबसे बड़ा होता है बेटा, ये बात याद रखना। अब इन सब में सबसे छोटा पूछे तो बेटा ये सबसे छोटा है, कौन सी? जो आंखों में होती है। तो अगर एग्जाम्पल पूछे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल, जो आंख में सबसे छोटी है, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना कि इन सब में सबसे बड़ा है लीवर, सबसे छोटा है जो हमारी आंखों में होती है, और आंखों में कौन सी होती है? लक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। अब चलिए दूसरा, अब हम आएंगे दूसरे टाइप पर। और दूसरा टाइप कौन सा बताया मैम ने? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 नंबर पे आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब आपको नाम से समझ में आ गए, अंतः का मतलब अंदर, जो अपने स्राव को अंदर ही रखें, या तो अपने पास ही रखेंगी या फिर कोई स्पेसिफिक टारगेट वाले प्लेस पे भेजेंगी, उसे ब्लड के थ्रू भेजेंगी। लिखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो क्या बनाए बेटा? हार्मोन बनाए। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। मान लो यहां पर कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने हार्मोन बनाया, इसने हार्मोन बनाया, यहां पर यह हार्मोन बन रहा है। अब यहां पर इस हार्मोन का कोई काम है, कुछ भी काम है, XYZ कोई भी काम है, लेकिन इस हार्मोन का टारगेट पार्ट यहां है, यहां, ये इसका टारगेट पार्ट है इस हार्मोन का। यहां इस हार्मोन को बनाया इस ग्रंथि ने, लेकिन इस हार्मोन को यहां पहुंचाकर हमें काम करवाना है इससे। तो कहने का मतलब है अब ये हार्मोन यहां तक कैसे पहुंचेगा इस टारगेट पार्ट से? तो बेटा यहां से खूब सारा खून आएगा, इधर से ब्लड, इधर से ब्लड, इधर से ब्लड आएगा, और वो ब्लड अपने साथ इस हार्मोन को मिक्स करेगा। और ब्लड के साथ क्या मिक्स हो जाएंगे? हार्मोन और खून। तो आप सब जानते हैं खून घूमता रहता है हमारे बॉडी में, यहां से लेकर नीचे पांव तक सारा दिन आपका ब्लड घूमता रहता है, 24 घंटे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है।
तो जब खून ये ब्लड घूमता घूमता कहाँ आएगा, इस पार्ट पे, टारगेट वाले पार्ट पे, तो अपने साथ किसको लाएगा, हार्मोन को। तो ये हार्मोन यहाँ आ जाएगा और अपना काम करेगा, जो भी इसका काम है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि हार्मोन्स अपने टारगेट पार्ट तक किसके थ्रू पहुंचते हैं, किसकी हेल्प से पहुंचते हैं, आपका आंसर क्या होगा बेटा, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। ये जो ग्रंथियां होती है ना एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है। एक्सो में तो मैंने बताया कि इनमें क्या होती है, ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं, लेकिन ये तो अपना सिक्रेशन खून में मिलाकर टारगेट पार्ट तक पहुंचाती है। तो अब मुझे बताओ कि इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे, इन ग्लैंड्स के पास मैम कोई भी डक्ट नहीं होती, नली नहीं होती, इसलिए हम इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं, नलिका रहित, जिनमें कोई नलियां नहीं होती, वो कौन सी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्यों, क्योंकि अपना सिक्रेशन किसके थ्रू ट्रांसफर करती हैं, ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू। खून में हार्मोन मिला देंगी और खून घूमेगा तो साथ में किसको घुमा देगा, यस रीमा आपने सही आंसर दिया, हार्मोन को छोड़ आएगा उस अपने टारगेट पार्ट तक। ठीक है, अभी हम हार्मोन पे बात करेंगे बेटा, हार्मोन के बारे में बात करेंगे, हार्मोन की खोज किसने की, कितने टाइप के होते हैं, सब पढ़ाएंगे, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं कि कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में। बेटा हमारे बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हमें पढ़नी है। चैप्टर आपका यहां से चल रहा है बेटा। हाँ, नलिका विहीन बोलते हैं, नलिका विहीन, नलिका रहित मतलब जिसमें नली नहीं है, नलिका विहीन। अब बेटा आपको 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम पता होना चाहिए, उनके लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर उनसे बनने वाले हार्मोन पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, पता होना चाहिए, FSH हार्मोन कौन बनाता है, पता होना चाहिए, LH हार्मोन कौन बनाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन बनाता है, डोपामिन हार्मोन कौन बनाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले इन 9 के 9 नाम लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हॉर्मोन्स को किसके बने हुए होते हैं हॉर्मोन्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं, तो हार्मोन्स बेटा या तो फैट के बने हुए होंगे, या प्रोटीन के बने होंगे, या अमीनो एसिड के बने हुए होंगे, वो सब पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ी सी मेरे में एनर्जी कमी लग रही होगी आपको, क्योंकि हल्का थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ना अभी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी बोलने में भी और पढ़ाने में भी, थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़, है ना। चलो सबसे पहले 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखते हैं। नाम लिखने के साथ में एक रफली एक डायग्राम बनाती हूँ आपको, तो आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने जा रहे हैं। अब मेरे साथ आप यहाँ पर आइए और हम ना एक डायग्राम रफली बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन सी ग्लैंड कैसे होती है। रीमा कह रही है कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हाँ जी रीमा, आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ है तुषार? तो चलिए बेटा, आप सुनिए बेटा, क्या कि मैं आपको सारी की सारी ग्लैंड्स के नाम नोट करवाती हूँ। मुरली शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग। मुरली कह रहे हैं मैम खाना खा लो आ जाओ। अरे बेटा इतना जल्दी हम खाना नहीं खाते हैं, हमारा खाना खाने का नंबर आता है, मान के चलो आप कितने बजे, हमारा खाने खाने का नंबर आता है 10:30 बजे तक, 10:30 तक खाती हूँ मैं। चलिए देखो, इन 9 के 9 के नाम लिखते हैं, फिर साथ में इनकी लोकेशन भी हम पढ़ते जाएंगे। देखिए बेटा, अगर आप नाम लिखते हो तो यहाँ से नाम लिखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर कैसे, कहाँ पर और कितनी ग्लैंड्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड का जब एग्जाम्पल देंगे तो बेटा सबसे पहले ऊपर क्या आता है आपका, ये ब्रेन। ठीक है, कल लूंगी बेटा क्लास, कल भी लूंगी, परसों भी लूंगी, तुम चिंता नहीं करो। परसों संडे को तो क्या पता नहीं लूँ, परसों मेरी एक यूट्यूब पे मैराथन लगी हुई है इसलिए मैं ना लूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका ब्रेन आता है ऊपर से, अपने आप को एग्जाम्पल मानिए, आपके बॉडी के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके शरीर में जो भी आपकी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले मान लो ये कोई एक लड़की है रीमा, थोड़ी अजीब सी लड़की है दिखने में, इसका ब्रेन है। ब्रेन में सबसे पहले 3 ग्रंथियां होती है एंडोक्राइन, कौन कौन सी, तो ब्रेन में तीनों के नाम नोट करो। ब्रेन में
1 2 3 ऐसे। मैं एकदम रफली एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो यहां पर ब्रेन में कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप हाइपोथैलेमस। 1 नंबर पे आती है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइपोथैलेमस कैसी ग्रंथि है, आप क्या बताओगे? एंडोक्राइन है। मतलब क्या बनाती है? हार्मोन। डक्ट है? नहीं है मैम। अपना जो हार्मोन है किसमें मिक्स करती है? खून में, ठीक है। कहाँ होती है? ब्रेन में। तो ब्रेन में सबसे पहली ग्लैंड है कौन सी? हाइपोथैलेमस। दूसरी बेटा ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस नाम से तो बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हिंदी में इसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ब्रेन में दूसरी ग्लैंड होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड तीसरी होती है पीनियल। पीनियल या इसी को बोलते हैं हम पीनियल बॉडी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं पीनियल काय ग्रंथि। हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। अब आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेन में टोटल कितनी ग्रंथियां होती हैं? आप क्या बताएंगे? 3। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। ये तीनों ब्रेन में है। ब्रेन इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसके पास 3 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, सबसे ज्यादा है इसके पास। अब ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद आया आपका फेस वाला पार्ट। फेस पे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती। अब आता है गले वाला पार्ट, और गले में बेटा 2 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? तो गले में बेटा एक तो ऐसे होती है, ऐसे कुछ बटरफ्लाई जैसी आपको ऐसे बनी हुई दिखेगी ऐसे, और इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। गले में, नेक में थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम होगा, थायराइड ग्रंथि बोलेंगे हिंदी में, थायराइड ग्रंथि। और यहीं पर इसी थायराइड ग्रंथि के किनारों पर ऐसे पैरों पर 4 पैराथायराइड होती हैं। तो इसको दिखा दोगे आप, पैराथायराइड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम है, पैराथायराइड। इनकी लोकेशन बाद में लिख देंगे बेटा, कोई बात नहीं है, बाद में लिख दूंगी एक साथ। तो गले वाला पार्ट हो गया, और गले के बाद अब क्या आएगा बेटा? अब गले के बाद क्या आता है हमारा? ये गले वाला भाग हो गया, चेस्ट वाला पार्ट, छाती वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट। और चेस्ट वाले पार्ट में एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और कौन सी? आप बताओगे बेटा, थाइमस। कौन सी? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। चेस्ट में एक ही होती है, थाइमस, जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अब चेस्ट जहां खत्म होता है बेटा, उसके बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? पेट वाला। और चेस्ट और पेट के बीच में जो पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल बोलते हैं। और इस एब्डोमिनल वाले पार्ट में कौन सी ग्रंथि होती है? तो आप बताओगे पैनक्रियास। आप क्या बताओगे? पैनक्रियास। तो यहां पर आप दिखा दो पैनक्रियास। कौन सी? पैनक्रियास। पैनक्रियास को बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम पैनक्रियास तो आपने एक्सो में भी लिखवाई थी, एंडो में भी लिखवा रही हैं, ऐसे कैसे? तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये पॉइंट होल्ड कर दो अभी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब आ गया आपका चेस्ट वाला, पेट वाला पार्ट हो गया। अब आइए पीछे की साइड, ये वाला पार्ट जिसको हम पैक्टोरियल, आपको क्या कहते हैं, पीछे वाला आपका पैक्टोरियल कैविटी कहते हैं जिसको। तो बेटा इस पैक्टोरियल या पेरिटोरियल कैविटी के अंदर यहाँ पर आपकी किडनी होती है। एक किडनी ऐसे, ऐसे बीन शेप में एक किडनी ऐसे, और इन किडनियों के ऊपर यहाँ पर होती है 2 ग्रंथियां, 2 किडनी, दोनों ग्रंथियों पे 2 होगी, 2 ग्रंथियां होती हैं। और इन किडनियों के ऊपर जो होती हैं उनको बोलते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि बेटा, अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में किडनी को वृक्क कहा जाता है, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर बेटा वो होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली होती हैं, और अगर ये फीमेल है तो इसमें ओवरी होंगी, मेल होगा तो उसमें क्या होगी? टेस्टिस। अब यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं बिलो इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं गोनेड्स। और गोनेड्स वो ग्रंथियाँ होती हैं जिनको हम जनद ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। जो किस में सहायक हो? रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में। अगर
कोई मेल बॉडी है तो उसके अंदर तो गोनेड्स कौन सा होगा, टेस्टिस, और टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण। और अगर फीमेल है तो उसमें होता है ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं, अंडाशय होते हैं बेटा। ये टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे रहती हैं बेटा, ऐसे आपकी टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती हैं। एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। मैंने बोला सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन में 3 होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। इन तीनों के आगे लोकेशन लिख देना बेटा ब्रेन। ब्रेन में 3 होती हैं, हाइपोथैलेमस भी नंबर में 1 होता है, पिट्यूटरी भी नंबर में 1 होता है, पीनियल भी 1 होती है, एक एक है, 3 है। अब आती है थायराइड ग्रंथि, ये होती है नेक में। थायराइड कहाँ है, गर्दन में। आगे आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगी मैं आपको गर्दन में कैसे होती है। पैराथायराइड भी कहाँ है, नेक में, गर्दन में। लेकिन बेटा थायराइड तो 1 होती है, पैराथायराइड 4 होती है बेटा, ऐसे चारों किनारों पे लगी हुई, 1 2 3 4। तो नंबर में कितनी होंगी पैराथायराइड, 4, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो। अब आती है थाइमस। थाइमस कहाँ होती है बेटा, चेस्ट में। लेकिन याद रखिएगा नंबर में थाइमस भी कितनी होती है, 1 ही है थाइमस। फिर आती है बेटा कौन सी, पैनक्रियास। पैनक्रियास भी बेटा 1 है, पैनक्रियास भी नंबर में कितनी है, 1। उसके बाद आती है एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ होती है बेटा, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर। अब किडनी 2 हैं तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितनी होंगी, 2 होंगी बेटा। गोनेड्स, लड़कों में टेस्टिस भी 2 होंगे, लड़कियों में ओवरी भी 2 होंगे। और ये कहाँ होती हैं गोनेड्स, तो बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, जहां आपकी छोटी आंत एंड बड़ी आंत खत्म होती हैं, आंतों के नीचे वहां होती हैं ये, आंतों के नीचे। तो ऐसे आपके बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां टोटल ऐसे रहती हैं बेटा, ठीक है। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रेन में कौन कौन सी एंडोक्राइन होती हैं, फिर पूछे गर्दन में कौन कौन सी होती हैं, फिर पूछे कि नंबर में 4 नंबर में कौन सी 4 जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फिर आपसे पूछे कि जो थायराइड है वो कितनी होती हैं, आप बताएंगे बेटा 1। उसके बाद आपसे पूछे बेटा कि उसके बाद आपसे पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती हैं, 2 होती हैं बेटा। गोनेड्स, तो मेल गोनेड्स भी 2 होते हैं, टेस्टिस फीमेल भी 2 होते हैं, ओवरी। ऐसे सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बातें करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी एक एक से निकलने वाले हार्मोन, लेकिन अभी पहले कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम इन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। देखो बेटा अब इनके बारे में क्या पॉइंट, अब कुछ नोट डाल के मेरे साथ पॉइंट लिखते जाना, क्यों क्या कैसे सब समझाऊंगी कि क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, सब पढ़ाऊंगी, बस सिर्फ सुनते जाना फिलहाल मेरी बातें, है ना। चलो थोड़ी सी क्लास ब्लर सी हो रही है ना, मुझे कैमरा ब्लर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या ब्लर है बेटा। चलो चुपचाप लिखते जाना, सब समझ में आएगा। ये चैप्टर 8 से 10 घंटे का चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत है। पहले मैं बड़े बड़े चैप्टर खींच रही हूँ आपके, ठीक है, तो बड़े बड़े चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं। चलिए देखो कौन कुछ मैं पॉइंट लिखवाने वाली हूँ। इन 9 में से सबसे बड़ी पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। ये कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिर पूरा थ्योरी वाला पार्ट करेंगे। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, कहने का मतलब है इन 9 में से सबसे बड़ी कौन सी है, इन 9 में से सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे इन 9 में से सबसे बड़ी होती है जो गले में होती है, गर्दन में, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इन सब में सबसे बड़ी होती है बेटा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बना, इसी का जस्ट अपोजिट, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन सी है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है। जैसे एक्सो में बड़ी कौन सी थी, एक्सोक्राइन में बड़ी कौन सी बताई मैंने, लीवर, और फिर छोटी कौन सी बताई मैंने, हाँ छोटी कौन सी बताई थी बेटा, छोटी बताया था मैंने आपको आंखों वाली। सपना बेटा 6:30 चल रही है क्लास,
कल भी 6:30 ही होगी आपकी क्लास, चिंता मत करो, कल भी 6:30 ही मिलूंगी आपसे, ठीक है, कल भी 6:30 होगी। चलिए, स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? तो बेटा आपका आंसर होगा पीनियल बॉडी ग्लैंड। तब आपका आंसर होगा पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड। हिंदी में बोलेंगे पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, ठीक है। तीसरा, तीसरा बेटा इस पीनियल के बाद सबसे छोटा कौन सा होता है? देन आप आंसर करेंगे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरे स्थान पर सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कहने का मतलब है पीनियल को छोड़ दो, उसके बाद छोटी कौन सी है? कहने का मतलब दूसरे स्थान पर सबसे छोटी, दूसरे स्थान पर छोटी नहीं बेटा, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। देन आप आंसर क्या देंगे? देन आप आंसर देंगे बेटा पिट्यूटरी। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है कि पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। नहीं बेटा, पिट्यूटरी से भी छोटा होता है पीनियल, पीनियल बॉडी ग्लैंड। लेकिन कुछ किताब वाले इसको पिट्यूटरी को ही बोल देते हैं। जब आपके पास ऑप्शन में पीनियल है तब आप पीनियल को सही करेंगे सबसे छोटा। लेकिन मान लो आपके पास पीनियल ऑप्शन में नहीं है और पिट्यूटरी ऑप्शन में है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप पिट्यूटरी को आंसर सही कर देंगे। मैम छठ पूजा की छुट्टी नहीं दी, बेटा छठ दिल्ली में नहीं मनता ना, यहाँ नहीं मनाते हैं छुट्टी, तो क्या रखें फिर छुट्टी, है ना। चलो, लेकिन आप लोग आपके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ये, तो आप लोग मनाइए अच्छे से छठ और फिर बाद में वीडियो देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो यार मेरे से, कभी तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो। बायो स्पेशल 1-2 वाले बच्चे मेरे से इतना डाउट पूछते थे, इतना डाउट पूछते थे कि कभी कभी तो मैंने उनकी पूरा दिन 1.5 घंटे डाउट ही लिए। लेकिन तुम लोग तो मेरे से डाउट ही नहीं पूछते हो। तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मुझे बताओ, तुम लोगों के डाउट क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बड़ी सरप्राइज्ड हूँ तुम लोगों के बैच में कि तुम लोगों के डाउट क्यों नहीं आ रहे हैं। प्लीज मुझे बताओ कि तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो, क्योंकि डाउट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की। हाँ सचिन बताओ। चलो 4 नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा? चलो नेक्स्ट ग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है कि वो कौन सी ग्लैंड है जिसका आकार एच शेप का होता है। एच शेप का मतलब है जो एच आकार की दिखती है, या थोड़ा सा ऐसे लगेगी कि बटरफ्लाई जैसी बनी हुई है। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, तितली के आकार की ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछे कि किस ग्रंथि का आकार बटरफ्लाई के जैसा या किस ग्रंथि का आकार तितली के जैसा होता है, ठीक है, तब आप क्या बताओगे बेटा? तब आप क्या बोलोगे बेटा कि कौन सी ग्रंथि का आकार होता है? थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्लैंड। इसका आकार देखो ऐसे से दिखेगी, एनाटॉमी करोगे ना इसकी तो ऐसी बनी हुई दिखेगी एच। और कभी कभी ना ऐसे ऐसे मतलब बाहर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ऐसे बटरफ्लाई सी बनी हुई है ऐसे। राघव त्रिपाठी कह रहे हैं कब तक रिकॉर्डेड क्लास चलाओगे? कहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास है? अगर मैं आपका कमेंट पढ़ पा रही हूँ तो ये कब रिकॉर्डेड क्लास कैसे होगी राघव? रविंद्र कुमार कह रहे हैं क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो है? कैसे काम चलेगा तुम लोगों को? कुछ लोग ना ऐसे हैं इस बैच में, मैंने देखा है, एक बच्चा भी सुबह बहस कर रहा था, जिनको पढ़ने से मतलब ही नहीं होता है, जिनको पढ़ने से मतलब ही नहीं है, सिर्फ फालतू बकवास करने आते हैं वो लोग। ये देखो राघव त्रिपाठी कह रहे हैं कब तक रिकॉर्ड क्लास चलाओगे? तुम्हें कंटेंट में तुम्हें पढ़ाए हुए से कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो बोलो ना तुम यहाँ पे। हाँ, रिकॉर्डेड भी होगी तो उसके लिए भी तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। पहले अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करो त्रिपाठी जी, नहीं काम चल पाएगा वरना। मैं डाउट पूछ रही हूँ और तुम मेरे पर सार्किज्म मार रहे हो, है ना, लेकिन कोई बात नहीं,
हर तरीके के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। हम कितने लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, है ना? पर कोई बात नहीं, मेरा काम है ऐसे बच्चों पे ध्यान नहीं देना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मुझे उनसे मतलब है। मैं ये जो करते हैं ना, अगर किसी दिन किसी टीचर की तबीयत खराब हो भी गई, मान लो एक क्लास रिकॉर्ड मिल भी गया, तो वही आपको मैंने पढ़ाऊंगी। मैं कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्वालिटी में नहीं होगा, वीडियो की क्वालिटी में नहीं होगा, ऑडियो में नहीं होगा, वीडियो में नहीं होगा, साउंड में नहीं होगा। तो अगर क्या हो गया आपको, अगर रिकॉर्ड क्लास मिल भी गया, तो आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। पता है कुछ लोग हैं, एक बच्चे का सुबह फोन आया, कह रहा है कि आपने बायो स्पेशल 3 में एक या 2 क्लास रिकॉर्ड चलाई है, मुझे मेरा बैच रिफंड चाहिए। मैंने उससे कोई बहस नहीं की, कुछ नहीं कहा कि आपने इतने दिन से पढ़ा है, क्यों पढ़ा, कैसे। मैंने कहा सर ठीक है, आपका हमारा लेवल मैच नहीं कर पाता कभी भी, क्योंकि आप सिर्फ टीचर से कमेंट करने में, गुड इवनिंग मेरा नाम ले लो, ये सब करने वाले हैं। आप अपना अमाउंट रिफंड करवा लीजिए मैनेजमेंट को बोल के कि मेरा नाम लेकर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो कर देंगे आपका रिफंड। तो अगर त्रिपाठी जी आपको दिक्कत है, आप मैनेजमेंट को कॉल करो, आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए, चलो रीमा तुम मुझे लगता है किसी बैच में हो पहले से, हाँ? चलिए नेक्स्ट है बेटा 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आप पॉइंट क्या पढ़ोगे? 5 नंबर पे पॉइंट पढ़ोगे बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड इज डिसअपेयर इन ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब है, या आप इसको लिख लो, विच ग्लैंड इज द साइज ऑफ, लिखिएगा, द साइज ऑफ विच ग्लैंड is decrease on passes year। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि कौन सी ग्रंथि का आकार, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है। कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है? कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ, सिर्फ एक ही ग्रंथि है, उम्र के साथ घटता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, उसका साइज कम होता जाएगा। सिर्फ हरे कृष्ण दास का एक डाउट आया है कि मैम जब दोनों आंसर होंगे, स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा पीनियल एंड पिट्यूटरी में, देन बेटा आपका आंसर पीनियल होगा, देन आपका आंसर पीनियल होगा बेटा, ठीक है? तो कौन सी ग्लैंड का आकार उम्र के साथ घटता जाता है? बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, ये थाइमस ग्लैंड, इसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप 25-26 के हो जाते हो, 25-26 साल के हो जाते हो, तो जो थाइमस ग्रंथि है ना, इसका साइज धीरे 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 ऐसे ऐसे धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है। और जब आप बुढ़ापे में होते हो, ओल्ड एज में होते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथि डिसअपेयर हो जाती है, ये गायब हो जाती है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में गायब भी हो जाती है ना? ओल्ड एज में कौन सी ग्रंथि का आकार कम हो जाता है? तब हम आंसर क्या करेंगे? थाइमस ग्लैंड। हाँ, इसके गायब होने से क्या क्या डीमेरिट है वो पढ़ाऊंगी आगे। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या? 6 नंबर पे आता है बेटा क्या? तो अगले क्वेश्चन में सारे एक साथ लिखना। कहा जाता है कि किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। और दूसरा यहीं पर इसी का पॉइंट लिखना, कौन सी ग्रंथि को 3F ग्लैंड। ये सब मीनिंग समझ में आएगा बेटा, सिर्फ अभी आप लिखो 3F ग्लैंड। यहां पर F का कुछ मीनिंग है बेटा। यह बोलेगा कौन सी ग्रंथि को 4S ग्लैंड, S का मीनिंग है बेटा 4S ग्रंथि। यह पूछा जाता है डू और डाई। डू और डाई का मतलब होता है करो या मरो, या तो कर जाओ या मर जाओ। ये सब पूछे कि किस ग्रंथि के नाम है। बेटा ये सारे नाम होते हैं एक ही ग्रंथि के। और कौन सी ग्रंथि? जिस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, इस ग्रंथि को हम क्या क्या बोल सकते हैं? 3F, 4S, डू और डाई, करो या मरो, या आपातकालीन ग्रंथि। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकालीन। ये सब नाम एक ही ग्रंथि के हैं। और कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब बताऊंगी मैं आपको, सब बताऊंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कल बेटा 6:30 ही क्लास होगी। कल 6:30 आना, 12 बजे मत आना, 6:30 आना, 6:30 पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट सुनो पॉइंट। नेक्स्ट क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबका रीजन बताऊंगी। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा नाम कैसा हुआ बेटा? हाँ रुको, अब
नेक्स्ट सुनो, 7 नंबर पे क्या पॉइंट है। 7 नंबर पे पॉइंट है बेटा, किस ग्रंथि को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित का मतलब यहां पर क्या है बेटा, मिश्रित ग्रंथि का मतलब है बेटा ऐसी ग्रंथि जो दोनों तरीके से काम करे। कौन कौन सा, पहला है एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन को बोलते हैं हम बहिश्रावी, बहिश्रावी। और दूसरा एंडोक्राइन, कहने का मतलब है बेटा जो दोनों की भांति काम कर ले, जो दोनों के तरीके से काम कर ले, जिसको हम हिंदी में अंतःश्रावी बोलते हैं। कहने का मतलब देखो, अभी मैंने बताया एक्सोक्राइन हम किसको बोलते हैं, जो क्या बनाए, जूस का मतलब रस या एंजाइम बनाए। और यहां पर एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, जो हार्मोन बनाए। तो वो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो जूस भी बना सकती, एंजाइम भी बना सकती, हार्मोन भी बना सकती, जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की भांति काम कर सकती, वो आपकी बॉडी में कौन सी ग्लैंड होती है, पेनक्रियास। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में कि पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने पेनक्रियास को दोनों तरफ लिखा था। मैंने पेनक्रियास को एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल भी लिखा था, मैंने पेनक्रियास को एंडोक्राइन का एग्जाम्पल भी लिखा था। क्यों लिखा था, हाँ, डू और डाई ग्लैंड कहाँ होती है बेटा, किडनी के ऊपर होती है, दोनों किडनियों के ऊपर। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, यस बलवंत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, रीमा आपका आंसर ठीक है, विनोद गांगुली आपका आंसर ठीक है। तो एक्सो और एंडो दोनों की भांति काम कर दिया, मतलब उसने जूस एंजाइम भी बनाया, हार्मोन भी। अब आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपने ध्यान से पढ़ा है तो याद करो वो क्लास जब मैंने आपको साफ साफ पढ़ाया था कि पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस में 3 वो होते हैं एंजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, याद है। और मैंने वहां पर कहा था कि पैनक्रियास दूसरे हैंड पे पैनक्रियास इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी बनाती हैं। अब वो पढ़ाऊंगी आपको यहाँ पर, ये सारे टर्म आपको सब समझ में आएंगे बेटा कि इन सब का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट 8 नंबर पे लिखो, 8 नंबर पे लिखिएगा क्या, 8 नंबर पे है बेटा, आपसे पूछे कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, आपका आंसर होगा बेटा पिट्यूटरी। क्यों बोलते हैं सब बताऊंगी। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। कभी कभी बुक्स में मास्टर ग्लैंड रिलीज जीएच हार्मोन, आप सोचोगे मास्टर ग्लैंड कौन सी आ गई, तो पिट्यूटरी। ठीक है, 9 नंबर पे आता है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे सुपर मास्टर ग्रंथि, या बेटा इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का भी मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, या इसी को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रक। एक नाम और लिखो इसका, तीसरा लिखो ऑब्लिक लगा के, इसको कहा जाता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ताप नियंत्रक। इन तीनों का आंसर एक ही होगा, और क्या आंसर होगा, इन तीनों का आंसर आएगा बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। रीजन सब बताऊंगी, अभी तो कम से कम 8 घंटे का चैप्टर, 8 घंटे का नहीं तो 7 घंटे का चैप्टर तो अभी बहुत है, उन सब में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। पीनियल नहीं होगा बेटा, रीमा पीनियल नहीं होगा, पीनियल नहीं होगा, पीनियल को तीसरी आंख कहते हैं रीमा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए रीमा ना। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया सारी बातें, ये सब एक एक करके पढ़ाऊंगे आपको कि ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें हमने कितना क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा, 5 मिनट में क्विक रिवाइज करवाती हूँ फिर आगे चलते हैं। मैंने बताया कि ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथि क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रंथियों को हम 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर दिए। कौन कौन सी, एक्सो, दूसरी एंडो, उसके बाद बेटा तीसरी मिक्स्ड की एक कैटेगरी बना दी। अब एक्सो में मैंने कितने एग्जाम्पल लिखवाए बेटा, 7 या 8, कभी कभी ना गैस्ट्रिक ग्लैंड को काउंट नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ बुक्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और एंडो को हमने कितना लिख दिया बेटा, 9। मिक्स्ड कितनी होगी बेटा, 1। बस इनमें बड़ी छोटी कौन सी है, इनके नाम नोट करवाए, इनकी लोकेशन नोट करवाए हैं। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यहां से, एंडोक्राइन सिस्टम। अब मैं अगर सीधा एंडोक्राइन सिस्टम लिख देती तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी बायोलॉजी का बी भी नहीं पढ़ा,
उनके लिए तो बहुत बड़ी राम गाथा हो जाती है। इसलिए मुझे ये पहले सारा सिनेरियो आपको क्लियर करना पड़ा कि बेटा कहीं पर भी आप एंडोक्राइन नाम सुनोगे ना, तो उसका मतलब होगा हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना या ग्रंथियों के बारे में पढ़ना। तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। अमनदीप बेटा अभी ना 2-4 दिन क्लास आपकी 6:30 ही चलेगी, आप 6:30 आना, कल भी 6:30 आना, आज भी 6:30 से चल रही है। नोटिफिकेशन आता है ना आपके पास क्लास का अमनदीप? ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेमंत सिंह बोल रहे हैं मैम रिफंड, रिफंड की स्पेलिंग नहीं आती है कि तुम्हें? हेमंत क्या पढ़ोगे तुम? हाँ क्या पढ़ोगे तुम? तुम्हें जब पैसे की स्पेलिंग नहीं आ रही, रिफंड की स्पेलिंग नहीं आ रही, पैसे को लिख रहे हो PSHE, बट तुम तुरंत रिफंड करवाओ अपना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तो पढ़ के भी क्या करेंगे। चलिए ठीक है, मैनेजमेंट को फ़ोन कर लेना हेमंत सिंह, या मैं आप जाके बोल दूंगी मैनेजमेंट को कि जो हेमंत सिंह हैं उनका, जिन्होंने लिखा है पैसे को लिखा है PESHE, रिफंड को लिखा है REFAND। बताओ आप, तुम ऐसी हालत है। हेमंत क्या हालत है तुम्हारी? तुम चाहे कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लास परचेज कर लो, लेकिन कम से कम पैसे रिफंड की स्पेलिंग तो सही लिखो। ये आती नहीं तुम्हें स्पेलिंग? चलो आइए अब यहाँ पर, कोई बात नहीं बेटा, होता है। चलिए, एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र। अब सुनो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। कोई पूछे आपको अंतःस्रावी तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आप बताओगे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होगा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्मोन या हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। या दूसरा बेटा क्या होगा, हार्मोन के साथ साथ या आपको लिखा हुआ मिलेगा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में। और अब इस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ना, पूरा हार्मोन, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना। इन सब के बारे में स्टडी करना कहलाता है बेटा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करना या हार्मोन्स के बारे में डिटेल, या बेटा पूरी ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ना, क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको हार्मोन्स क्या होते हैं। बहुत बार आपने सुना है कि ये हार्मोन वो हार्मोन, ये हार्मोन वो काम करता है, वो हार्मोन क्या काम करता है, लेकिन हार्मोन होते क्या हैं? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हार्मोन क्या होते हैं? अगर मैं हार्मोन के बारे में 3 सबसे अच्छे पॉइंट बताना चाहूँ ना, सबसे अच्छा पॉइंट तो पहला ये है कि हार्मोन्स को कहा जाता है हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, और हिंदी में बोलते हैं हम इनको रासायनिक संदेशवाहक। रासायनिक संदेशवाहक, ये केमिकली फॉर्म में निकलते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारे मैसेज कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, बहुत सारे मैसेज ले जाने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही इजी एग्जाम्पल देती हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, एक हार्मोन बनाता है, और वो हार्मोन खून में घुलकर हमारी अदर ग्लैंड्स के पास जाता है, और वो हार्मोन जब जाता है किसी और ग्रंथि के पास, तो वो ग्रंथि उस हार्मोन से स्टिमुलेट होकर खुद का हार्मोन बनाती है। तो जो पिट्यूटरी से हार्मोन आया था वो मैसेज लेकर आया बेटा, कि जैसे पिट्यूटरी ने किसको दिया मैसेज? एड्रीनल ग्लैंड को दिया। अब पिट्यूटरी यहाँ है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ होती है, तो वो पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन निकाला किसमें? डाल दिया किसमें? ब्लड में। ब्लड घूमता घूमता आया किसके पास? एड्रीनल के पास। तो वो जो मैसेज आया है, पिट्यूटरी ने मैसेज भेजा हार्मोन के थ्रू कि जाओ और एड्रीनल को बोलो कि अपना हार्मोन रिलीज करे। तो हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट आर केमिकल मैसेंजर, या हमारे बॉडी का किसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है? आप बताओगे हार्मोन को। पॉइंट नंबर 2, आप सोच रहे होंगे हार्मोन्स मैम मिलीलीटर में 500 ml 700 ml बनते होंगे। नहीं बेटा,
हार्मोन्स बहुत माइन्यूट लेवल में बनते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, और ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में बनते हैं हार्मोन, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, ठीक है, पर अपना काम सारा कर देते हैं। फिर पूछे कि हार्मोन बनाता कौन है? ग्लैंड्स। लेकिन ये मिक्स कहाँ होते हैं हार्मोन? ब्लड में। मिक्स तो कहाँ होते हैं? खून में मिक्स होते हैं बेटा, है ना। अब सबसे पहले मैम हार्मोन के बारे में खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? तो हार्मोन की जब डिस्कवरी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले खोज की थी सन 1902 में, 1902 में एच स्टर्लिंग, स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हार्मोन की खोज की। और इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, इन सब के पास कुछ मैसेज ट्रांसफर करते हैं। और याद रखना, जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। इनका पर्टिकुलर एक हार्मोन का एक टारगेट है, और टारगेट के ऊपर जाकर वो अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन है वो यहाँ पर भी जा रहा है, इस टारगेट पार्ट पर भी काम कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, नहीं। एक काम के लिए एक ही हार्मोन होगा। जैसे हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए एक हार्मोन स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में जो यूरिन बनता है, जो मूत्र बनता है, उसके अंदर पानी कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उस पर एक हार्मोन काम करता है। तो इनका एक टारगेट सेट होता है, सिर्फ उसी टारगेट पे अपना काम करते रहते हैं। तो ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स को हम केमिकली कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हार्मोन्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इनके एग्जाम्पल भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में कल 6:30 बजे ही होगी बेटा, आ जाना सब लोग 6:30 बजे। 6:30 से वही आपकी सेम, और हार्मोन कितने कैटेगरी में, और कल हम 3 ग्रंथि पढ़ लेंगे, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। इन तीनों को कल हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस तो बहुत बड़ी है बेटा, कल ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। और किसी को अगर लेवल समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एक बच्चा यहाँ पर कमेंट कर रहा है कि मैम आपका लेवल बहुत ज़्यादा है, मुझे इतना नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं बेटा, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। आप थोड़ा लेवल कम डिक्रीज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी, मेरे को इतना लेवल ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी को लेवल समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मैनेजमेंट को फ़ोन कर सकते हैं, और जो अमाउंट आपने पढ़ा है उसका कट करके जो भी पैसा जीएसटी देना पड़ जाता है ना, तो वो आप अपना अमाउंट रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। अब आपको ज़्यादा पढ़ाओ तो दिक्कत, कम पढ़ाओ तो दिक्कत, है ना। हाँ बेटा हेमंत, अभी टाइमिंग यही रहेगा, 6:30 ही रहेगा, ठीक है। आप तो रिफंड मांग रहे हैं ना हेमंत, आपको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जाइए, आप अपना रिफंड लीजिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट को बोल देना, मैं खुद बोल दूंगी, आपको आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो हरीश बेटा, इतना भी आराम हराम हो जाता है। रीट का तो बेटा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा चंद्र, मैंने देखा रीट का एग्जाम है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, देखा है बेटा तुम्हारा लेवल, है ना। मैं बस हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि आप एक बार पढ़ें साइंस, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की क्लास क्यों ब्लैक दिखा रहा है, ब्लैक का ब्लैक आ रहा है क्लास में, पता नहीं, आज स्टूडियो थोड़ा चेंज हुआ ना। अभी स्टूडियो में नहीं लूँगी, मैं वहीं लूँगी। मैम पित्त जूस क्यों स्टोर होता है बेटा, ज़्यादा बन जाता है तो वो स्टोर हो जाता है, इसमें क्या हो गया। हाँ चलिए, तो यहाँ ख़त्म करें, और बेटा प्लीज़ 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 प्रैक्टिस किया करो। मैं एक एक बच्चे को देखूंगी यहाँ पर, तुम लोग क्वेश्चंस लगाया करो, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने के बाद मेरे से कोई डाउट पूछा करो, बोला करो मैम डाउट क्लास लो, तो मैं डाउट क्लास लूँगी तुम लोगों की। ऐसे मेरे पढ़ाने से तुम्हारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मुझे बच्चों के नाम भी याद हो गए इस बैच में, मंकुश हो गया, विनोद हो गया, चंद्र प्रकाश हो गया, बलवंत हो गया, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो हैं यहाँ पर, अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। बेटा अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तुम लोग थोड़ा सा मुंह ज़्यादा चला रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप मेरे से पढ़ लेंगे ना पूरा, कभी बायोलॉजी स्पेशल 1 और 2 वाले बच्चों से मिलना, उनसे जाकर ये पूछना कि मैडम ने जो पढ़ाया उसके बाद तुम किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगा लो, किसी भी एग्ज़ाम के। मैं कोई ये प्राउडली नहीं बोल रही हूँ बात,
बच्चे बोलते हैं मुझे, मैं नहीं बोलती हूँ। उनसे पूछना कि भाई तुमने कौन कौन से एग्जाम दिया और उसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, तब आपको एग्जैक्ट फीडबैक पता लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं है। ठीक है ना? ये सिर्फ बोलने से, बहस करने से नहीं होते कि आपका नाम नहीं लिया, आपसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं किया तो आपको लगता है रिकॉर्डेड क्लास है, आपके लायक नहीं है ये। और हेमंत, जहाँ तुम बोल रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म का तुम नाम ले रहे हो, मैंने भी पढ़ाया उस प्लेटफॉर्म पर। बेटा आप कहीं से भी पढ़ो बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी पढ़ो। बट हेमंत बेटा, आपका अच्छे पढ़े हैं आप और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है मैम, क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं मिली है, पहले प्रैक्टिस करवाऊंगी उसके बाद पीडीएफ दूंगी हेमंत सिंह। ठीक है, चलिए पहले मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवाऊंगी। ऐसे पीडीएफ अपलोड करवाने से तो तुम तो कर लोगे, बाकी बच्चे थोड़ा ना कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कल 6:30 बजे मिलना मुझसे, ठीक है? 6:30 मिलना कल मुझसे। और जब ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन, दोनों के खुद क्वेश्चन करवाऊंगी। कुसुम कह रहे हैं क्या मैम हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के भी बने होते हैं? इसका आंसर कल आप खुद दोगे मेरी क्लास पढ़ने के बाद कुसुम। ठीक है, इसका आंसर आप कल खुद दोगे कि क्या हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं दूंगी, कल आप खुद दोगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है बेटा।